नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल धरा कासर के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। हिंदी साहित्य पढ़ने वाले जो हमारे मित्र हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और जो भी विद्यार्थी बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं बताने वाला हूं मित्रों, भक्तकालीन निर्गुण भक्त शाखा के कवि जायसी जी के विषय में। जायसी जी के जीवन परिचय को पूरी तरह से आपको समझना है, और इनके कृतित्व, इनके व्यक्तित्व और साहित्यिक परिचय के विषय में बिंदुवार आपको सारी चीजें मिलेंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों, तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें, जिससे कि मैं आपको उस तरह का वीडियो प्रदान कर पाऊं जिस तरह से आपकी आवश्यकता हो। तो स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों। ये मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, और थोड़ा और प्रकाश डालने की ज़रूरत पड़ती है जब आप बीए में होते हैं या आप आगे की कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो देखेंगे मित्रों, मलिक मोहम्मद जायसी पर तमाम सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में, लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में और अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में इन पर प्रश्न बनता है। तो जो भी प्रश्न बनेगा, सारे प्रश्नों का एक ही आंसर, यदि आप इसको पूरी तरह से देखेंगे इस वीडियो को, सारे आंसर्स आपको प्राप्त होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में मित्रों, मलिक मोहम्मद जायसी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए, इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत ही जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के महाकाव्य और विरह वर्णन को विस्तार से समझाइए, ये प्रश्न बन रहा है मित्रों। और लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे जो पूछे जाएंगे उसमें से 5 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर बता रहा हूं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, पद्मावत प्रेमाख्यान प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रौढ़ ग्रंथ है, स्पष्ट कीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। हिंदी साहित्य की सूफी काव्य परंपरा को संक्षेप में समझाइए। प्रेमाख्यानक काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, स्पष्ट कीजिए। जायसी के प्रकृति मूलक रहस्यवाद को संक्षेप में समझाइए। ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं मित्रों। अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में जो आपसे प्रश्न किए जाएंगे, इसमें मैं आपको 7 क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे पूरी तरह से, तो आप देखते चलेंगे। जायसी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। पद्मावत में किसकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है? पद्मावत की पूरी कथा कितने सर्गों में विभक्त है? पद्मावत की रचना किस भाषा और शैली में की गई है? सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखिए। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? सन 1650 में पद्मावत का अनुवाद किस भाषा में हुआ? तो तमाम सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में होंगे मित्रों। सारे क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मलिक मोहम्मद जायसी जी की जीवन कथा के बारे में। तो देखते चलें। मलिक मोहम्मद जायसी जी एक ऐसे कवि माने गए हैं जो भले ही मुस्लिम संप्रदाय से युक्त थे, लेकिन उन्होंने हिंदू परंपरा को पूरी तरह से गहराई से अध्ययन किया और उसको देखा, और उसके पश्चात अपनी लेखनी उन्होंने उठाई। और पूरी ही तरह से ये एक ऐसे कवि माने जा सकते हैं कि जिसको हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग पूरी मान्यता और पूरा सम्मान प्रदान करते हैं। तो देखेंगे मित्रों, महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी कवि हैं। यानी निर्गुण धारा तो इनकी है ही, यानी भक्ति काल की निर्गुण धारा को लिए हुए हैं, लेकिन प्रेम मार्गी शाखा को उन्होंने अपनाया है मित्रों, जिसमें कि पद्मावत उनका सर्वश्रेष्ठ काव्य है। जो इन्होंने पद्मावत की रचना की, महाकाव्य की मित्रों, यह सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है। उन्होंने मुसलमान होते हुए भी हिंदू कथा को अपने काव्य का आधार बनाया है। इससे प्रकट होता है कि एक मुस्लिम धर्म को अपनाते हुए भी इन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथ को पूरी तरह से, यानी हिंदू धर्म की कथा को अपने काव्य में उतारा है मित्रों। यही कारण है कि उनका काव्य हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में समान रूप से लोकप्रिय है। ये हमें पूरी तरह से जानना है, क्योंकि जिस कथा को इन्होंने अपनाया है वो हिंदू धर्म से युक्त कथा मानी जाती है मित्रों। और
जो बातें इन्होंने बताई है अपने लेखनी के माध्यम से, वो सारी बातें दोनों समाज के लिए, दोनों धर्मों के लिए एक शिक्षाप्रद होती हैं। फलतः भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा में जायसी का स्थान सर्वोपरि है। यानी भक्त काल की प्रेम मार्गी शाखा में यदि हम खोजें तो जायसी का सर्वोपरि स्थान मिलता है। अब हम जीवन परिचय के संबंध में चर्चा करेंगे मित्रों, जायसी जी के जीवन कथा के बारे में। तो देखेंगे यहाँ पर जो इनका जीवन परिचय है, जायसी का नाम मलिक मुहम्मद था। यानी पूर्व में जायसी जी को किस नाम से जाना जाता था मित्रों? मलिक मुहम्मद के नाम से जाना जाता था। जायस में निवास करने के कारण वो जायसी उपनाम पा गए। यानी कहाँ निवास था इनका? जायस। यानी जायस में निवास करने के कारण इनको जायसी का उपनाम प्राप्त हो गया। जायसी ने स्वयं भी कहा है, इस कथन को उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कहा है मित्रों, इसमें पूरी तरह से बताया है, जोर देकर कहा है कि जायस नगर धर्म स्थानु जहां आए कब कीन बखानु। यानी जायस नगर में उन्होंने जो उनका स्थान था वो जायस नगर था, वही स्थान उन्होंने चुना था। जहां आए कब कीन बखानु, वहीं पर आकर के इन्होंने कवित्व करना शुरू कर दिया। इसलिए इनको मलिक मुहम्मद जायसी से जोड़ दिया गया उपनाम से मित्रों। जायसी का जन्म सन 1492 ईस्वी में हुआ था। इनका लालन पालन इनके मामा या नाना आप कह लीजिए मित्रों के यहाँ हुआ। आपके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि आप शिक्षित और बहुश्रुत थे। बहुश्रुत का मतलब होता है मित्रों कि सबकी सुनना और उसके बाद मनन चिंतन कर करके फिर अपने हिसाब से कोई चीज लिखना। तो ये बहुश्रुत कहे गए थे मित्रों। पूरी तरह से हर चीज को मतलब अध्ययन करते थे, उसको जानते थे, करीब से उसको पहचानते थे, आत्मसात करते थे, उसके पश्चात वो उसके बारे में कुछ कहते थे। शेख मेहदी और मुबारक शाह आपके दीक्षा गुरु रहे हैं। यानी शेख मेहदी और मुबारक शाह इनके दीक्षा गुरु रहे मित्रों। जायसी उदार हृदय संत थे। प्रत्येक पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसलिए आप पूरी ही तरह से समझते चले मित्रों। सारे शब्दों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। जायसी उदार हृदय संत थे। कैसे संत थे? उदार हृदय संत थे मित्रों। आपकी दृष्टि में हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं था। आपने हिंदू आख्यानों को अपने ग्रंथों का विषय बनाया। आपके शिष्यों और भक्तों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। जो इनके शिष्य थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। यानी दोनों प्रकार के शिष्य इनके, दोनों प्रकार के लोग इनके शिष्य थे, भक्त थे मित्रों। जायसी बड़े स्वाभिमानी, इनके अंदर स्वाभिमान भी था मित्रों, सेल्फ रिस्पेक्शन भी था। यानी सेल्फ रिस्पेक्शन को ये अपनाए हुए थे। जायसी बड़े स्वाभिमानी और तेजस्वी संत थे। चेचक के कारण आपका एक कान और एक आंख जाती रही। यानी चेचक हुआ था इनको, तो चेचक के कारण इनके एक कान भी चले गए और इनकी एक आंख भी चली गई मित्रों। मुख भी कुरूप हो गया। देखिए, जब कान और आंख चली जाती है तो वास्तव में जो चेहरा होता है वो कुरूप बन जाता है मित्रों। तो ये पूरी तरह से कुरूप हो गए थे। एक बार ये तत्कालीन बादशाह शेर शाह के दरबार में गए तो बादशाह और दरबारी इनको देखकर हंस पड़े। इनके चेहरे को देखकर हंस पड़े मित्रों। इनको देखकर नहीं बल्कि इनके चेहरे को देखकर हंस पड़े। इस पर जायसी ने पूछा, मो कहाँ हंससी कैको हरही, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले कुम्हार अर्थात परमेश्वर पर। बहुत ही गूढ़ बात इन्होंने कही मित्रों, कोई नाराजगी नहीं, स्पष्ट बात थी इनकी कि मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले कुम्हार उस परमेश्वर पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। इस पर बादशाह बड़ा लज्जित हुआ और क्षमा मांगी, क्योंकि इन्होंने ऐसी बात कही थी जिसका कोई उत्तर नहीं था। उस दरबार में अमेठी नरेश राम सिंह की आप पर बड़ी श्रद्धा थी। आपके ही आशीर्वाद से राजा को पुत्र प्राप्ति हुई थी मित्रों। ऐसा विश्वास है, जायसी ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु शिकारी के बाण से होगी। यानी जायसी ने स्वयं ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हमारी मृत्यु किससे होगी? शिकारी के बाण से होगी, अर्थात शिकारी के द्वारा हमारी मृत्यु होगी मित्रों। अमेठी नरेश ने काफी सुरक्षा प्रबंध किया, परंतु जायसी शिकारी के बाण से ही
परलोकवासी हुए, यानी शिकारी के बाण से ही इनका निधन हुआ मित्रों। ये स्वर्ग सिधार गए। आपकी मृत्यु सन 1542 ईस्वी में हुई मानी जाती है, यानी कि 1542 ईस्वी में जायसी जी की मृत्यु हुई। पूरी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हम रचनाओं के विषय में आपको बताएंगे, क्या रचनाएं इन्होंने लिखी, उन सारी बिंदुओं को आप पूरी ध्यान से समझेंगे। तो देखते चलेंगे जो इन्होंने रचनाएं किया। आपकी अनेक रचनाएं बताई जाती हैं। सर्वसम्मत रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिसको मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। पहला है पद्मावत। पहला ग्रंथ जो उन्होंने लिखा महाकाव्य, वो पद्मावत है। ये महाकाव्य जायसी की काव्य प्रतिभा का सर्वोत्तम प्रतिनिधि है, यानी कि जायसी की काव्य प्रतिभा है, उस काव्य प्रतिभा को उजागर करता है कौन? महाकाव्य जो उन्होंने लिखा है पद्मावत मित्रों। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा वर्णित है। यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए कि पद्मावत में किस का आख्यान है, किसकी कथा का वर्णन किया गया है, तो आपको बताना है मित्रों कि इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। कवि ने कथानक इतिहास से लिया है। जो ये कथानक लिया इन्होंने इतिहास से लिया है मित्रों, परंतु प्रस्तुतिकरण सर्वथा काल्पनिक है। जो इन्होंने प्रस्तुत किया, जिस ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया मित्रों, वो एक काल्पनिकता से भरा हुआ है। भाव और कला पक्ष दोनों ही की दृष्टियों से यह एक उत्कृष्ट रचना है। चाहे हम भाव पक्ष से देखें इसको या जो है कला पक्ष से देखें, तो दोनों ही की दृष्टियों से ये जो है उत्कृष्ट रचना मानी जाती है पद्मावत। अब हम आपको दूसरे बिंदु की ओर ले चल रहे हैं। जो दूसरी रचना इन्होंने किया मित्रों, उस दूसरी रचना का नाम है अखरावट। यानी पद्मावत के बाद दूसरी रचना जो उन्होंने किया उसका नाम है अखरावट। इसमें सृष्टि की रचना का वर्ण विषय बनाया गया है। यानी सृष्टि की जो सृष्टि है, जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने की मित्रों, इसमें सृष्टि की रचना का वर्ण विषय बनाया गया। जो वर्ण विषय बनाया गया वो सृष्टि की रचना को बनाया गया मित्रों। ये अखरावट नाम से जाना जाता है ग्रंथ। दूसरी जो रचना किया इन्होंने आखिरी कलाम। तो आखिरी कलाम में, इस ग्रंथ में इस्लामी मान्यता के अनुसार प्रलय का वर्णन है। इसमें प्रलय की बात बताई जा रही है आखिरी कलाम में, जो कि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मित्रों। और जो चौथा इन्होंने काव्य लिखा उसको चित्ररेखा के नाम से जानते हैं। यह भी एक प्रेम कथा है। चित्ररेखा में भी एक प्रेम कथा मिलती है, किंतु पद्मावत की तुलना में यह एक द्वितीय श्रेणी की रचना है। पद्मावत से यदि हम चित्रलेखा की तुलना करेंगे मित्रों, तो चित्रलेखा की तुलना यदि पद्मावत से करते हैं तो ये द्वितीय श्रेणी की रचना मानी जाती है। इसको हमें ध्यान रखना है। इनके अतिरिक्त महरी बाईसी तथा मसलानामा भी आपकी ही रचनाएं मानी जाती हैं, परंतु जायसी की प्रसिद्धि का आधार तो पद्मावत महाकाव्य ही है। जायसी को प्रसिद्ध करने वाला, समाज में उच्च स्थान प्रदान करने वाला मित्रों, संसार में उच्च पद पर आसीन करने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वह है पद्मावत महाकाव्य। इसी से जायसी जी का हर विद्वान, हर तरह के लोग पूरी तरह से पूजनीय और पूरी तरह से इनको हृदयंगम करते हैं। तो मैं चाहूंगा मित्रों कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को स्पेसिफिक करें। हमारे कुछ मित्रों के कमेंट आते रहते हैं, जिससे हमको बड़ा ही मनोबल मिलता है और मैं अपने कार्य को नियमित रूप से करने का प्रयास करता हूं। इसलिए कमेंट आप हम तक जरूर प्रेषित करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट करें, अच्छा न लगे तो आप बुरे भी कमेंट करें, जिससे मेरे अंदर सुधार भी हो पाए। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।